हाथ में एक एक किताब दी है, सबको नहीं, मिडल वाले को, तो दोनों साइड वाले बीच में देख लो। तो ये पहली किताब जो है ये हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर में 32 पेज पर पहली किताब खत्म होती है, और दूसरी किताब है क्विक रिवीजन इंग्लिश ग्रामर 10th हरियाणा। ठीक है, ये 3 किताबें जुड़ी हुई हैं बेटे, ये 3, ये मिडल वाली। इसके अंदर पहला है स्टार्टिंग द सेंटेंस विद इट। ठीक है, कहीं कहीं मैं पढ़ूंगा और कहीं कहीं मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, और ब्लैक बोर्ड का भी यूज बीच में करूंगा। इट जो होता है जिससे आप ये सेंटेंस को शुरू करते हैं, इस इट को कहते हैं डमी सब्जेक्ट। ये क्या है? डमी सब्जेक्ट। अगर आप ये इट वाला जो सेंटेंस क्वेश्चन है, ये नोट सिलेबस के अनुसार यह प्रश्न नॉन फाइनाइट्स पर आधारित है। नॉन फाइनाइट्स वाले जो है ना, उन्हीं पर है। यदि कोई वाक्य जीर्ण से शुरू होता हो, ये पहले तैयार कर बैठा हूं, यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म जब आएगी थी नाउन के तौर पर शुरू होता हो, तो उसमें बी के रूप के बाद कॉम्प्लीमेंट हो। बी का रूप मैंने बता दिया था, इज एम आर वाज वर विल बी शैल बी। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट पूरक हो, जैसे कि अप्लाइंग फॉर दिस जॉब नाउ इज ए मिस्टेक। अब इसमें ये वाक्य किससे शुरू होता है? अप्लाइंग से, और अप्लाइंग क्या है? जीर्ण है, और बी का रूप इसमें क्या है? इज। इसमें अप्लाइंग शब्द जीर्ण है, इज शब्द बी का रूप है, और ए मिस्टेक शब्द क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ये इसका पूरक। तो इस वाक्य को इट से शुरू करने के लिए बी के रूप से पहले इट लगाकर, अब वाक्य को क्या किससे शुरू करें? इट। बी के से पहले, बी से पहले क्या लगाएंगे आप? इट लगाएंगे। इट से शुरू करने के लिए बी के रूप से पहले इट लगाकर कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, यानी कि इट इज ए मिस्टेक। इट के बाद क्या आ गया? कॉम्प्लीमेंट, ए मिस्टेक आ गया। इसके बाद जीर्ण को इंफिनिटिव में बदलकर, जीर्ण का क्या बनाना है? इंफिनिटिव। जीर्ण का इंफिनिटिव यानी कि जीर्ण इंग फॉर्म है, वो पहली फॉर्म में आ जाएगा। बदलकर जीर्ण के से आगे वाला भाग लगाते हैं। इंफिनिटिव के आगे क्या लगाएंगे? जीर्ण से आगे वाला भाग। जीर्ण से आगे वाला भाग क्या है? अप्लाइंग फॉर दिस जॉब नाउ। तो क्या बन गया? इट इज ए मिस्टेक टू अप्लाई फॉर दिस जॉब नाउ। इट इज ए मिस्टेक टू अप्लाई फॉर दिस जॉब नाउ। ये तो पहला है। अगर जीर्ण से शुरू होता हो तो बी से पहले इट लगाओ, और फिर कॉम्प्लीमेंट लगा लो, बी से आगे वाला भाग लगा लो, और फिर उसके बाद क्या करो? जीर्ण को इंफिनिटिव बनाकर और उस जीर्ण से आगे वाला भाग लगा लो। यदि कोई वाक्य इंफिनिटिव से शुरू होता हो तो उसमें बी के रूप के बाद कॉम्प्लीमेंट हो, जैसे कि टू डिसीव वंस फ्रेंड इज अनफेयर। अब ये भगवान ने बड़ी हमारी मदद की कि पहले ही इन्फिनिटिव दे दिया, यानी कि इसमें इन्फिनिटिव, जीर्ण से इन्फिनिटिव बनाने वाली समस्या खत्म है। तो मैं टू डिसीव शब्द इन्फिनिटिव है, इस शब्द बी का रूप है, अनफेयर शब्द कॉम्प्लीमेंट है। तो इस वाक्य को इट से शुरू करने के लिए बी के रूप से पहले इट लगाकर कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, जैसे कि इट इज अनफेयर। इसके बाद इन्फिनिटिव और उसके आगे वाला भाग लगाते हैं, जैसे कि इट इज अनफेयर टू डिसीव वंस फ्रेंड। ठीक हो गया? अब ये तो है आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा है यूजिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस एज नाउन क्लॉज। ये एनालिसिस पे है। इस प्रश्न में 2 वाक्य होते हैं, एक इंटरोगेटिव और दूसरा असर्टिव। दूसरे असर्टिव सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लॉज बना लेते हैं और यह देखते हैं कि नाउन क्लॉज कहां लगती है, जैसे कि हाउ डज दिस मशीन वर्क। कैसे ये मशीन काम करती है? आई डू नॉट नो। ठीक है, तो आई डू नॉट नो, तो हमने क्या बना ली? ये प्रिंसिपल क्लॉज बना ली। आई डू नॉट नो, इसमें हाउ नो वर्ब के बाद नाउन क्लॉज लगेगी ऑब्जेक्ट के रूप में। अब इसके बाद क्या लगेगी? नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट के रूप में। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस को अपने दिमाग में
अब इंटरोगेटिव सेंटेंस को अपने दिमाग में असर्टिव बनाते हैं। जैसे कि हाउ डज दिस मशीन वर्क है ना, तो इसको असर्टिव कैसे बनाएंगे? हाउ दिस मशीन वर्क्स, डज उड़ गया ना असर्टिव बनाने के लिए। याद रहे कि असर्टिव बनाते समय वर्ब फिर सब्जेक्ट के बाद जाता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस का डू डज डिड उड़ जाते हैं, किंतु नेगेटिव इंटरोगेटिव के नहीं। जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर यू आर गोइंग असर्टिव बन गया। वाई इज, ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट में भी काम आएगी ये बात। वाई इज ही गोइंग, वाई ही इज गोइंग, वाई डू यू गो, वाई यू गो, डू उड़ गया। वाई डज ही गो, वाई ही गोज। आगे वाई डिड ही गो, वाई ही वेंट, वाई डू यू नॉट गो, वाई यू डू नॉट गो, वाई डज ही नॉट गो, वाई ही डज नॉट गो, और वाई डिड ही नॉट गो, वाई ही डिड नॉट गो। डू डज प्रेजेंट में, डिड पास्ट में। अब असर्टिव बनाए सेंटेंस को नॉन क्लास के रूप में उसके स्थान पर लगा देते हैं। जैसे कि आई डू नॉट नो, आगे वो असर्टिव बनाया ना आपने। हाउ दिस मशीन वर्क्स, तो हाउ दिस मशीन वर्क्स कुछ भी नहीं, कहते जी वही असर्टिव नहीं बनता। भाई डायरेक्ट इंडायरेक्ट में भी तो आप असर्टिव बनाते हो ना। He said to me, what is your name? So he asked me what my name was. तो ये काम है आपका यूजिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस एज नाउन क्लास। तीसरा, मैं प्रश्न एक एक करके देता जा रहा हूं। यूज ऑफ सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। ये सिंपल पास्ट का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगती है? वर्ब की दूसरी फॉर्म या डिड और वर्ब की पहली। और पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है? हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ग्रामर का एक नियम है, जहां पर मैं बोलता हूं वहां तो ऊपर देख लिया करो, किताब ना हो तो ऊपर देख लिया करो, क्योंकि बहुत कुछ तो मेरे थोपड़े पे लिखा होता है। गौर से देखोगे सब समझ आएगा। तो बहुत अच्छी बात होती है किसी श्रोता को उत्साहित करने का, तो उसकी ओर देखो। ठीक है, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर एक भजन गाते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और वो कहते हैं अगर किसी को नहीं समझ आता, ना समझ आए, मेरे मुख की तरफ देखते रहे, समझ आ जाए। तो अब आइएगा सिंपल पास्ट। जब मैं नीचे आता हूं तो उसका पढ़ता हूं तो पता चल जाता है कि रीडिंग कर रहा है या नहीं। सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की दूसरी फॉर्म या डिड और वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, और पैसिव वॉइस के अंदर वाज वर और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है। ये रंडी रोना ना रो बेटा। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस के अंदर हैड और वर्ब की तीसरी फॉर्म, और पैसिव वॉइस के अंदर हैड बीन और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है। पास्ट परफेक्ट टेंस 4 हालतों में प्रयोग होता है। याद रखना, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में एक नियम है, पहला कि इट कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम, एन एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, या एन एडवर्ब क्लास शोइंग टाइम। इसके बिना तो लग नहीं सकता। और चौथी हालत एक और है कि अंडरस्टूड। अब आइएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस 4 हालतों में प्रयोग होता है। नंबर 1, जब भूतकाल में कोई काम किसी दूसरे काम से पहले हुआ हो। जैसे कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर। सारे जानते हैं ना कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मरा। इसमें रोगी डॉक्टर के आने से पहले मरा। मैं एक और सिचुएशन लेता हूं, दोनों ही मरीज हैं, डॉक्टर तो भी मरीज है, उसको भी हार्ट की बीमारी है और पेशेंट को है। पेशेंट ने टेलीफोन किया, डॉक्टर साहब आ जाऊं, कहता जल्दी आ जाओ। तो क्या हुआ कि मरीज के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था। द डॉक्टर हैड डाइड बिफोर द पेशेंट केम। हमारी तरफ से भाड़ में गई कि कौन मरता है, डॉक्टर मरता है या मरीज मरता है। हमारे लिए जो भी पहले मरेगा वो पास्ट परफेक्ट में मरेगा। हमारी तो एक ही, हमने तो रोना एक बात का है, जो काम पहले हुआ है, चाहे डॉक्टर मरे चाहे मरीज, जो पहले मरेगा वो किस में मरेगा? पास्ट परफेक्ट में। और बाद में तो जब भूतकाल में कोई काम किसी निश्चित समय से पहले हुआ हो, अब घटना नहीं, अब निश्चित समय है। जैसे कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर 3 o'clock। 3 बजे से पहले
रोगी मर चुका। इसमें रोगी 3 बजे से पहले मरे, यानी कि या तो तुम टाइम बताओ कितने से पहले या कोई घटना बताओ। तीसरा, जब ऐसे लगता हो कि काम किसी से पहले हुआ है, अब ये थोड़ा इसमें गोलमोल हो गया, बताता ही नहीं कि किसके, बस ऐसे ही पता लगता हो। कैसे? द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड, यानी कि रोगी पहले ही मर चुका था। किसके पहले? छोड़ यार, छोड़ता मैं पहले ही मर चुका था। ये भी ठीक है, 3 बजे से पहले मरे, पहले ही मर चुका था। और रोगी के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मर चुका था। तो जब चौथी हालत, द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड, चौथी हालत, जब उस कंडीशनल क्लास में जिसकी प्रिंसिपल क्लास में वुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म हो। जैसे कि इफ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत की हुई होती, ना मेहनत की ना कुछ हुआ मतलब तो हुआ है। और अगर उसने मेहनत की होती, हुआ तो हुआ, फेल हो गया वैसे। अगर उसने मेहनत की होती तो क्या होता है? ही वुड हैव पास, तो वो पास हो गया। यहाँ पर 3 कंडीशनल सेंटेंसेस सुन लो, बड़े अच्छे हैं। एक तो है इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब सुन लो मतलब क्या है कि किताब में नहीं है। अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। हिंदी में दोनों फ्यूचर है, पर अंग्रेज कहता है अरे वो बात सुन, अगर तू फ्यूचर में मेहनत करेगा तो साले पास कब होगा? फ्यूचर के बाद तो कोई टेंस ही नहीं, फ्यूचर के बाद कोई टेंस है? तो इस वास्ते भाई मेहनत प्रेजेंट में कर अगर फ्यूचर में पास होना है। तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। और अगर तुम मेहनत करते, इफ यू हैड वर्कड हार्ड तो यू वुड हैव पास, तो पास हो गए। और तीसरा, अगर तुम मेहनत करो, करनी नहीं, करो तो पास हो जाओ। इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास, यानी कि एक तरफ प्रेजेंट और फ्यूचर है, एक तरफ पास्ट परफेक्ट और वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एक में वर्ब की दूसरी फॉर्म है वर्कड और उधर क्या है? वुड। अब आ जाओ इधर। सिंपल पास्ट टेंस 5 हालतों में प्रयोग होता है। वो 5 हालतें कौन कौन सी है? 5 हालतों में, नंबर 1, जब भूतकाल में कोई अकेली घटना घटित हुई हो, जैसे कि इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, भाई भारत 1947 में आजाद हुआ, हो गई, खत्म बात, आ गया। और अब भी गुलाम है। पता किसका? पता ही किसका? अपने आप का। और किसका? किसी गैर का नहीं है। हम अपने ही गुलाम है, अपने ही मालिक हैं, स्वतंत्र है बेटे। तो एक दूसरी तरह मैंने कह दिया। अब आओ, जब भूतकाल में कोई घटना आदत के रूप में बार बार घटित हुई हो, जैसे कि ही केम टू स्कूल लेट इन द लास्ट वीक, पिछले बार हफ्ते वो लेट आता रहा, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आता रहा, बार बार घटित। नंबर 3, जब भूतकाल में कोई काम किसी दूसरे काम से के बाद हुआ हो, पहले वाला तो पास्ट परफेक्ट में, दूसरे वाला पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे कि ही हैड गॉन, वो जा चुका था, बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से। तो इसमें बाद में तुम आए, वो पहले गया। अभी 1 सेकंड, ये टाइम क्लॉज है कि बिफोर यू केम, तो तुम्हारे आने से पहले वह जा चुका होगा। अब फ्यूचर में चलो, ही वुड हैव गॉन बिफोर यू कम, केम नहीं होगा। फ्यूचर में सारी क्लास किसमें लगती है? प्रेजेंट। अब 10वीं में हो ना, तुम्हारी जान छूट गई है अंग्रेजी से कुछ थोड़ी बहुत, क्या कोई ग्रामर का टॉपिक नहीं है? 11वीं में तो है, पर लेकिन +2 में सिर्फ एक रह जाएगा, यूज ऑफ टेंस। और जब टॉपिक 1 होगा तो फिर मुसीबत और ज्यादा होगी, वो प्रेसिव रेसी, टेबल रीडिंग, बहुत कुछ होगा। आगे चलो, ये अब है ही वुड हैव गॉन बिफोर यू कम और ही हैड गॉन बिफोर यू केम। जब कंडीशनल क्लॉज में, चौथा, जब कंडीशनल क्लॉज में जिसकी प्रिंसिपल क्लॉज में
वुड और वर्ब की पहली फॉर्म हो। वाह वाह वाह। जैसे कि इफ आई वर यू, अगर मैं तेरी जगह होता तो क्या करता? आई वुड किक हिम आउट, तो मैं से ठोकर मार के बाहर निकाल देता। तो डर नहीं, तेरे को नहीं, उसको ठोकर मार के निकाल देता। ये थोड़े बहुत ग्रामर में चुटकुले सुनाने पड़ते हैं, वरना बोर हो जाए 3 घंटे में। अब आओगी 5, उस टाइम क्लास में जिसके अंदर वैन हो और प्रिंसिपल क्लास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे कि व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया, तो आगे ही वाज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। प्रिंसिपल क्लास क्या है? व्हेन ही वाज रीडिंग, वो पढ़ रहा था। यानी कि एक काम बेस में हो रहा था, ऊपर मैं जा टपका। मैं टपकूंगा किस में? पास्ट इंडेफिनिट में, व्हेन आई वेंट देयर। और जी अब चौथा टॉपिक, चेंज ऑफ नरेटिव। थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल कर लूं, वरना ब्लैक बोर्ड कहेगा कि तू भाई अब क्यों टांग रखा है मेरे को, उतार दे। सुनो, हाँ सुनो नहीं तो देखो। ही सेड टू मी, उसने मेरे को कहा, तेरे को कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ देख इधर, कामा, ये कामा को बोलता नहीं, इसका मतलब है थोड़ी देर रुक, थोड़ी देर रुक तो सही। अब इन्वर्टेड कामा शुरू, इसका मतलब है भगवान के नाम पर दोनों हाथ ऊपर को खड़े, दोनों ये दोनों हाथ ऊपर को खड़े। और मैं ये कहता हूं कि जो कुछ मैं कहूंगा वो सचो सच कहूंगा जो उसने कहा। उसने कहा आई, मैंने लिख दिया आई। उसने कहा डिड नॉट ब्रेक, मैंने लिख दिया डिड नॉट ब्रेक। उसने कहा दिस लेट, मैंने लिख दिया दिस लेट। और इन्वर्टेड फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, क्लोज। दोनों हाथ जोड़ दिए, पहले खड़े किए, अब जोड़ दिए। और कहता हूं मेरे गरीब आदमी के ये शब्द इन्वर्टेड कामा के, और जो अंदर है वो उसका है, मैं उसका। ठीक है, ये डायरेक्ट के डायरेक्ट सारे के सारे आई डिड नॉट ब्रेक दिस लेट मैंने तुम्हारे हवाले कर दिया। तुम कहते हो जी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ, यानी कि ये कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ। अरे बचपन में किसी का बस्ता छेड़ दिया ना तो महाभारत हो जाता था, लड़ाई हो जाती थी। इसका मतलब पता क्या होता है कि बात मत करो, इधर देखो। क्योंकि अब आओ, उसने अब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा तो क्या होगा? महाभारत होगा। 5 पांडवों से युद्ध करना पड़ेगा। पहला युद्ध बाहर के वर्ग शत्रु के साथ होगा, दूसरा युद्ध कामा इन्वर्टेड कामा के साथ होगा, और तीसरा ये अंदर के प्रोनाउन के साथ होगा, चौथा अंदर के विशेष शब्द है ना, अंदर के टेंस के साथ होगा, और 5वां ये अंदर के विशेष शब्द के साथ। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा है कि कुछ बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूं, ठीक है। अब कैमरा तो करियो नहीं उसकी तरफ, मैं पूछ लेता हूं। तू बोल, बड़ी बैग भी पड़ी हुई है, व्हाट इज दिस? बैठी बैठी बोल, व्हाट इज दिस? दिस इज ए बुक। पकड़ अपनी किताब, और तेरे कोल है जड़ी हो दिस है, जो मेरे पास है वो दैट है। समझ आई? समझ आई? बड़ी बैग भी पड़ी हुई है ना। तो यही तो बात है कि ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट तू और मैं की लड़ाई है। मैं अपने आप को मैं कहता हूं, तू भी अपने आप को मैं कहती है? ये तू मैं की है। अब है कि ये दिस नहीं, तेरे लिए ये दैट है, मेरे लिए ये दिस है। अब 5 तब्दीलियां होती हैं। बाहर का वर्ग, अंदर का ये कामा इन्वर्टेड कामा, अंदर का प्रोनाउन, अंदर का टेंस और अंदर के विशेषण। अब मैं थोड़ा जल्दी से रिवाइज कराऊंगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए 5 तब्दीलियां करते हैं। नंबर 1, अब टेप रिकॉर्डर चालू है, ब्रेक कहोगे तो रुक जाऊंगा, वरना मैं फटाफट गाड़ी खींच लूंगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए 5 तब्दीलियां करते हैं। नंबर 1, बाहर का वर्ब सेट टू बदलते हैं। नंबर 2, कामा इन्वर्टेड कामा हटाते हैं। नंबर 3, अंदर के प्रोनाउन बदलते हैं।
नंबर 4 अंदर का टेंस बदलते हैं, नंबर 5 अंदर के विशेष शब्द बदलते हैं, बाहर का इन्वर्टेड कामा, बाहर का वर्ब और कामा इन्वर्टेड कामा अंदर के वाक्य की किस्म के अनुसार बदलता है। जिस किस्म का थोबड़ा हो ना उस किस्म की चपेट मारनी पड़ती है। अगर किसी का तगड़ा हो हल्की जी थप्पड़ मार देखना क्या मारिया तेने, और अगर हल्का हो तो थप्पड़ तेज मार दो तो मुसीबत हो जाती है। यानी कि बाहर का वर्ब और कामा इन्वर्टेड कामा अंदर के वाक्य की किस्म के अंदर। और थोबड़े कितने किस्म के अंदर के वाक्य? असर्टिव, ये इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव। यदि अंदर का वाक्य असर्टिव हो तो सेट टू को टोड में बदलते हैं, अकेला सेट सेट ही रहता है। जो भौंकता हो ना सेट भौंकता, अगर वो काटने को आए टू हो तो सेट टू को टोल्ड में बदलता, वरना नहीं तो। और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर सेट लगता है। यदि अंदर का वाक्य इंटरोगेटिव हो तो सेट टू को आस्क में बदलते हैं। और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर यदि उत्तर हाँ में ना हो तो पुत्र लगा लेना है इफ। अगर उत्तर हाँ या ना में नहीं तो पुत्र क्या लगाना है इफ, कर सीधा। और यदि अंदर का वाक्य एक्सक्लेमेटरी हो तो सेट टू को खुशी की हालत में एक्सप्लेन विद जॉय में, दुख की हालत में एक्सप्लेन विद सारो में, हैरानी की हालत में एक्सप्लेन विद वंडर में, और शाबाशी की हालत में अपलॉडिंग तथा स्टेइंग में। और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर सब के साथ दैट। यदि अंदर का वाक्य इंपेरेटिव हो तो सेट टू को हुक्म की हालत में आर्डर्ड में, फौजी हुक्म की हालत में कमांडेड में, प्रार्थना की हालत में रिक्वेस्टेड में, और भिखारियों जैसी प्रार्थना की हालत में बेग्ड में, मनाई की हालत में फॉरबिड में, कानूनी मनाई की हालत में प्रोहिबिटेड में। ये 6 है। अब और नसीहत की हालत में एडवाइस में, और सलाह की हालत में सजेस्टेड या प्रपोज में बदलते हैं। और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर सजेस्टेड और प्रपोज के साथ दैट और बाकी सबके साथ टू लगता है। सजेस्टेड और प्रपोज के साथ दैट और बाकी सबके साथ टू लगता है। यदि अंदर का वाक्य ऑब्जेक्टिव हो तो इच्छा की हालत में सेट टू को विश्व में, और प्रार्थना की हालत में प्रेड में, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगता है। क्योंकि ये अंदर का वाक्य आई डिड नॉट ब्रेक द स्पिरिट असर्टिव है, इस वास्ते ही टोल्ड मी और दैट। अब ऐसे है कि बहुत से, जरा ये बात अब मेरी जरा ध्यान से सुनना, किताबों में पढ़ लेते हैं कि अंदर के प्रोनाउन 123/100 के फार्मूले के अनुसार बदलते हैं। कहते हैं जी फर्स्ट पर्सन बाहर के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का बाहर के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। गलत है, इट चेंजेस। कभी कभी बदल जाता है थर्ड पर्सन भी। अभी बताता हूँ, समझाता हूँ, सबर का। बाहर का फर्स्ट पर्सन, अंदर का फर्स्ट पर्सन बाहर के सब्जेक्ट के अनुसार। ये फर्स्ट पर्सन ओए फर्स्ट पर्सन, ओ फर्स्ट पर्सन दौड़ के जाओ सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट के पास। सेकंड पर्सन वो ऑब्जेक्ट के पास, जिस ऑब्जेक्ट नहीं है। और थर्ड पर्सन, तूने थर्ड नहीं आना, क्या दौड़ के करेगा, बैठा रहो। अब के अनुसार का मतलब नहीं समझाता। जिस भावना से जिस जगह जाते हो उसको उसी किस्म की चीज मिलती है। अगर गुरुद्वारे मंदिर में जूती चुराने के लिए जाओ तो बड़ा स्कोप है, जूती चुराई जा सकती है। अगर कुछ समझने के लिए जाओ तो जा सकते हो। अब आई गया ही के पास तो क्या बन के आएगा, ही। और माई जाए ही के पास तो क्या बन के आएगा, हिज। ना माई हिज में बदलेगा। और मैं भी वही कहना, अभी भी तो मैंने बोला ही नहीं। आई गया ही के पास तो क्या बन के आया, ही। माई गया या माइन गया, ही के पास तो क्या बन के आया, हिज। और वी गया, इसका मतलब पता टेक्निकली क्या कहते हैं कि जो केस अंदर के शब्द का है, केस, हाय हाय ये केस भी तो बना है, वो मैं नहीं करा। को एक बार क्या, 2 सरदार थे, नत्था सिंह एंड बनता सिंह। तो वो जज के पास पेश हुए तो जज लगा पुट अप द केस ऑफ नत्था सिंह एंड बनता सिंह, पुट अप द केस। एक तो लड़ बैठे, अभी हमारे केस पुटेंगे, चलो पक गई सवाल कर गए। तो केस वो नहीं, अब ग्रामर वाले केस, मूड वो नहीं, ग्रामर वाले केस। ग्रामर वाला केस पहला नॉमिनेटिव केस,
वो एक हमारे पंजाबी में ये केस ही होते हैं, हिंदी में शायद केस होता है, हमारे पंजाबी में यही होता है, केस होते हैं। तो अब आएगा क्या हो गया कि नॉमिनेटिव केस, ठीक है। फिर पोजेसिव केस, दिस इज मोहन बुक। ऑब्जेक्टिव केस, आई टीच मोहन। नॉमिनेटिव केस, पोजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस। मोहन सिट डाउन, ले बैठा, अगेन कामा लग गया मोहन। वोकेटिव। देन डेटिव केस, आई गेव मोहन ए पेन, मैंने मोहन को एक कलम दी। आई गेव मोहन ए पेन। अब इसमें देखो, इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मोहन भी है और ए पेन भी है। तो इसको कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसको ना इसको कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसको कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का केस क्या बनेगा? डेटिव केस, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बन जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस, पोजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस, डेटिव केस, केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन। ओ आई, मैं, स्पष्टीकरण, मोहन, वैसे तो मोहन नहीं, आई मोहन, मैं मोहन विल हेल्प यू, तुम्हारी सहायता करूंगा। तो इसमें क्या हो गया? ये मोहन का केस क्या है? केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन से पहले भी और बाद में भी कामा होता, उसी तरह जैसे कि वो पेरेंथेटिकल क्लास में। ये भी वाक्य में फालतू घुसेड़ा गया है। तो अब आ गया, जो केस अंदर के प्रोनाउन का है या एडजेक्टिव का है, उसी केस में बाहर वाले शब्द को बदल कर लगाते। ठीक है, ये असल बात इतनी थी। आई ही के पास जाएगा तो ही बन के आएगा, माई या माइन जाएगा तो हिज बन के आएगा, और मी जाएगा तो हिम बन के। अब अंदर का टेंस, अंदर का टेंस सावधान, 10 साल तो मैं नहीं बदलता। जब बाहर प्रेजेंट टेंस हो, जब बाहर फ्यूचर टेंस हो, टेंस की बातें 4 हैं, बाहर प्रेजेंट टेंस, बाहर फ्यूचर टेंस, अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 बातें तो टेंसों की हैं, बाहर प्रेजेंट, बाहर फ्यूचर, अंदर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हिंदी में बोल रहा हूं, अखंड सच्चाई, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और दुकानदार बैठता कहता या बेईमानी तेरा यात्रा। वैसे किताबों में लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वैसे है भी अच्छी नीति, तो इसमें कोई दो राय नहीं। अब है अखंड सच्चाई, आदत, आदत। आई एम एन अर्ली बर्ड, मैं सवेरे का पक्षी हूं, नहीं हो, इसका मतलब होता है मैं सुबह सवेरे उठने का आदि। अखंड सच्चाई, आदत, रिवाज, वो रिवाज जो पहले भी था अब भी हो। द हिंदूज बर्न द डेड बॉडी, हिंदू क्या करते हैं? मृतकों को जलाते हैं। रिवाज पहले भी था अब भी है। 10 आते गिनना फिर, बाहर प्रेजेंट, बाहर फ्यूचर, अंदर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अखंड सच्चाई, आदत, रिवाज, हिस्टोरिकल ट्रुथ। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। हिस्टोरिकल ट्रुथ, इंपेरेटिव मूड का वर्ब, ओपन द डोर, टू ओपन हो जाएगा, और एक्शन साइमल्टेनियसली। ये एक्शन साइमल्टेनियसली क्या होता है? आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, वाइल, जबकि ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रहा। तो इसमें क्या होता है? वाइल के बाद दोनों तरफ एक टेंस। अब ये नहीं टेंस पर, दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है। तो अगर एक्शन साइमल्टेनियसली हो तो 10 हालतों में अंदर का टेंस नहीं बना। अब जी, जब ये 10 हालतें नहीं होती तो 10 हालतें, बार प्रेजेंट, बार फ्यूचर, अंदर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अखंड सच्चाई, आदत, रिवाज, हिस्टोरिकल ट्रुथ, इंपेरेटिव मूड का वर्ब, एक्शन साइमल्टेनियसली। 10 हालतें एक ही सेकंड में देखनी होती हैं। ना हो तो प्रेजेंट को लातवार हो जाएगा पास्ट में, सीधी मारो। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट का जो टिकट लगा वो उतार के उसके ऊपर पास्ट का चिपका। अब पास्ट, आओ पास्ट, हेलो पास्ट,
लाइन में खड़ा हो जा, पहले इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट। चारों लाइन में आ गए। पास को जोर की लात मारो, जाएगा कूद के। इंडेफिनिट को लात मारो, जाएगा परफेक्ट में। कंटिन्यूस को लात मारो, परफेक्ट के ऊपर से परफेक्ट कंटिन्यूस से। परफेक्ट को लात मारने लगा, कहता हो ठहरो, और आगे कितने जाके कुएं में गिरूंगा, 5वां टेस्ट तो है कोई नहीं, मेरे को मत लात मार। और तो मैंने एक को कूद कर जाना उसको आगे, तो पास परफेक्ट और पास का परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बता। पास इंडेफिनिट पास परफेक्ट में, पास कंटिन्यूस पास परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब एक बात रहेगी, वो क्या? फ्यूचर टेंस। वो फ्यूचर टेंस में दो गरीब आदमी होते हैं, विल और शैल, मारा थप्पड़, विल बदला वुड में, शैल बदला शुड में, कैन बदला कुड में, चूहा जांदा चूहे की खुड में। तूने नहीं लेना, क्या करना तूने? ये हम बचपन में गाया करते थे ना, तो बचपन की बातें मैं याद रखी नहीं आता कि कैन कुड में बदल गया, विल वुड में, शैल शुड में, तो तूने क्या करना? और जब थप्पड़ों की बारी आती है ना, तो सारे वुड में बदल जाते हैं, शुड भी कहीं कहीं लगाती। अब आओ, तो अब ये अंदर का टेंस डिड नॉट ब्रेक बदला, पास परफेक्ट में हैड नॉट ब्रोकन। ओहो फायदा शुक्र खुशी सबर कर। अब है कि जो शब्द समय और स्थान की दूरी को प्रकट करते हैं, इसको प्रकट करते हैं, समय और स्थान की दूरी को प्रकट करते हैं, वास्तविकता के आधार पर बदलते हैं। दिस बदलता है, दिस बदलता है, टुडे बदलता है, यस्टरडे बदलता है, द प्रीवियस डे, और टुमारो बदलता है, द नेक्स्ट डे, और हेयर बदलता है, हेयर, और नाउ बदलता है, टुडे बदलता है, दैट डे। और मैं वो बोली इस वास्ते कि उसको पता था कि टुडे का टुडे भी रह जाता है। देखो बदल जाता, फर्क आ जाता। तो अब आइएगा कि हिसाब लगाना है आपने। अगर सीन दिस बुक, इस किताब को देखकर, ही सेड, उसने कहा दिस इज माई बुक, तो सीन दिस बुक ही सेड दैट दिस वाज हिज बुक। नहीं बदला दे, अब नहीं बदला ना, क्योंकि इस किताब का जिक्र है। आपको मैं समझाया था कि थर्ड पर्सन चेंजेस कभी कभी। सुन, एक मैं हो गया, मैं तो, मेरी तो शक्ल तो बढ़ेगी, तो मेरा ख्याल में मेरे को दाढ़ी भी लगानी पड़ेगी, मुझे भी लगानी पड़ेगी, आंखें तो लगा लेती हूँ, नाक भी लग गया, मुंह भी लग गया, मुंह कर, ये मैं हूँ, ठीक है। अब और इधर कौन है? इधर एक है, इसकी शक्ल नहीं बना। अब इधर एक और है, ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब ये अपने आप को, ए अपने आप को क्या कहेगा, आई, और बी को क्या कहेगा, यू। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अगर घटना समझ गई तो समझ आ जाएगी, अगर अस्थिर होगी तो बात रह जाएगी। ये दोनों बात कर रहे हैं। अब मेरे को ये आई क्या कहेगा, ये तो यूं तो उसको कहेगा, ठीक। अब तेरे को समझाना बड़ा आसान। While I was singing, कामा, जब मैं गा रहा था, he said to his friend, he is singing a good song. So while I was singing, he said to his friend that I was singing a good song. दूध का दूध, पानी का पानी, महाभारत की लड़ाई खत्म, ओम शांति शांति शांति। इनडायरेक्ट में सारे वाक्य असर्टिव बन जाते हैं। He said to me, what is your name? He asked me what my name was. अब एक बात कि मैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट का चैप्टर चेंज ऑफ नरेशन का डिटेल में ले गया, क्योंकि कभी कभी ये दूसरा वाक्य भी दे रहा है। अब ये अगला क्या है, लिंकन, और लिंकन के से पहले मैं ये जो चैप्टर है लिंकन वाला, ये किसी और किताब से पढ़ा हुआ। ये एक दूसरी किताब है, उसको जरा खोल। हाँ, इसको खोल। नहीं पढ़ना नहीं है,
वरना तुम तो, अरे बताता हूँ बेटे, एक मिनट है। ये जो दूसरी किताब है मॉडल्स के बाद है, लिंकर। पेज नंबर मैं उसका बोल रहा हूँ, जरा मेरा पेज निकलेगा तो मैं बोलूंगा ना। 41 सर। 41, ओहो, वो 41 कितने होते हैं? 40 उत्ते एक। यस 41 लिंकर। अब आ जाए कंजंक्शन। ये कंजंक्शन तो पता है ना? जरा समझ ध्यान से। कंजंक्शन तथा साइन ऑफ पंक्चुएशन कौन कौन से? कामा, सेमीकोलन, कोलन। कामा तो ये होता है ना, वो कामा तो ये होता है ना, ये कामा, और ये क्या होता है? सेमीकोलन, और ये क्या होता है? कोलन। ठीक है, थोड़ा रुकना हो तो कामा, जरा ज्यादा रुकना हो तो सेमीकोलन। उत्ते थल, और ये उत्ते भी घुटका, थल्ले भी घुटका, थल्ले ज्यादा समय लगता है ना, तो ये कोलन है। थोड़ा रुकना हो तो कामा, जरा ज्यादा रुकना हो तो सेमीकोलन, उससे ज्यादा रुकना हो तो कोलन, और फिर तो रुक ही जा पूरा, फुल स्टॉप। कंजंक्शन तथा साइन ऑफ पंक्चुएशन, कामा, सेमीकोलन तथा कोलन को मिलाकर कनेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? कनेक्टर। ये कनेक्ट करते हैं। अब कनेक्टर्स को ही प्राय लिंकर समझा जा रहा है। लोग कहते हैं ये कनेक्टर ही लिंकर है, यानी कि कंजंक्शन कई कह देते हैं लिंकर है, कोई इनका पंक्चुएशन को मिलाकर लिंकर कह देते हैं। वास्तव में कनेक्टर तथा वे नॉन फाइनाइट, अब नॉन फाइनाइट भी बीच में आएंगे, जो विचारों को जोड़ते हैं, कनेक्टर तथा वे नॉन फाइनाइट भी। कनेक्टर्स केवल क्लासेस तथा वर्ड ऑफ द सेम काइंड को जोड़ते हैं, पर लेकिन ये कनेक्टर्स जो है ये विचारों को जोड़ते हैं, और इनके अंदर आपके क्या क्या आ जाएंगे? एक तो ये भी आ जाएंगे, ये क्या नाम है? नॉन फाइनाइट। फिर कंजंक्टिव एडवर्ब्स भी आ जाएंगे, रिलेटिव एडवर्ब्स, रिलेटिव प्रोनाउंस, ये भी आ जाएंगे। तो ये जरा ब्रॉडर टर्म है बनिस्बत कंजंक्शंस के। तो सबसे पहले तो कंजंक्शंस आने चाहिए। कंजंक्शंस दो प्रकार के होते हैं। चलो जी, नंबर 1 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जो कोऑर्डिनेट क्लासेस को जोड़ते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 4 प्रकार के होते हैं। क्यूमुलेटिव, कहते ये पढ़ना नहीं आंदा तो सुन लो। क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव, इलेटिव। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जो सबऑर्डिनेट क्लासेस को जोड़ते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 11 प्रकार के होते हैं। वो एक जगह मैं भी थोड़ा सा मार गया गपलू सा। वो क्या है कि नाउन क्लास के 9 फंक्शन नहीं कराए, एडजेक्टिव क्लास के 2 फंक्शन नहीं कराए, एडवर्ब क्लास के 11 फंक्शन नहीं कराए। क्यों नहीं कराए? कि जब लिंकर करवाएंगे तो अपने आप ही वो क्लास ही आ जाएगी। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 11 प्रकार के होते हैं। अब टाइम, अब यहाँ पर ये एक बार समझ लेना इनके अर्थों को। टाइम जो समय बताते हैं, अब कॉज और रीजन कारण बताते हैं, आप इफेक्ट और रिजल्ट प्रभाव बताते हैं, परिणाम बताते हैं, आप पर्पस उद्देश्य बताते हैं, आप कंडीशन शर्त बताते हैं, आप कंसेशन और कंट्रास्ट वो छूट सी बताते हैं, जरा विपरीत तुलना करके, आप एक्सटेंट हद बताते हैं, और आप मैनर ढंग बताते हैं, आप कंपैरिजन तुलना करते हैं, आप एपोजिशन समानीकरण करके वो एपोजिशन वाला आई मोहन वाला आप इंट्रोडक्शन या क्या करते हैं परिचय देते हैं। याद रहे कि जो कंजंक्शन जोड़ों के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे कि दो और येट, उन्हें कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं, जोड़े वाले। जिस कंजंक्शन में 2 शब्द हों उसे कंपाउंड कंजंक्शन कहते हैं। जैसे कि सो दैट, सो और दैट 2 शब्द है, इसको क्या कहेंगे? कंपाउंड कंजंक्शन। अब आइए जी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्युमुलेटिव कंजंक्शन, जो समान भाव अर्थात गुणों वाली क्लासेस को जोड़ते हैं, जैसे कि एंड। क्युमुलेटिव एंड भी है, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज। पहला क्या है? आई लव हिम एंड ही रिस्पेक्ट्स मी। मैं अंग्रेजी पहले बोलूंगा, हिंदी बाद में। मैं उसे प्यार करता हूं और वह मेरी इज्जत करता है। समान बात है भाई, मैं उसको प्यार करूं और मेरी इज्जत ना करे, अगर वो उल्टा पुल्टा करे तो उल्टा पुल्टा ना करूं उसको। आ गया बोथ हैंड,
वह अमीर भी है और दयालु भी। इज बोथ रिच एंड काइंड। एंड आ गया ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो काइंड। आमतौर पर अमीर आदमी दयालु नहीं होते, यह भावना है लोगों की, पर लेकिन ये क्या है, वो दयालु की। एज वेल एज ही एज वेल एज यू इज एट फॉल्ट। वह और साथ में तू भी, तू अपने आप को बीच में बात बात मत निकाल। एज वेल एज यू इज एट फॉल्ट, इस वर्ब किसके साथ लगा है, पहले सब्जेक्ट ही के अनुसार। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई। एक यहाँ पर एक टीचर थे, वो कहने लगे मास्टर जी जरा इनको समझाओ कि यहाँ एड लगना है या बट लगना है। मैं क्या समझाऊंगा, समझाने की कोशिश करता हूँ। सब चीज बेटे कोशिश है, प्रयास। इफ यू ट्राई टू लर्न यू कैन लर्न, इफ यू डोंट ट्राई नो नो नो, बस होना है कुछ नहीं। तो अब आइएगा, वह 6ठी क्लास में है और उसका छोटा भाई 5वीं क्लास में है, ठीक है, हो सकता है। और वह 6ठी क्लास में है और उसका बड़ा छोटा भाई 7वीं क्लास में है। यही तो उल्टी गंगा हुई। तो ये क्या है, बट वाला है, क्योंकि छोटे को छोटी में, बड़ी को बड़ी में होना चाहिए, उल्टा हो जाता बट। अब आओ जी, एडवर्सिटी, यही बात मैं कहना चाहता हूँ। एडवर्सिटी जो विरोधात्मक बातों को जोड़ते हैं, जैसे कि बट वह अमीर है किंतु दयालु भी है, वही बात हुई ना। ही इज रिच बट ही इज काइंड आल्सो। स्टिल मैंने सुनो, हिज डॉटर डाइड, उसकी बेटी मर गई। स्टिल ही डिड नॉट वीप, फिर भी ना रोया। अरे बेटी मर गई, रोना तो चाहिए था, नहीं रोया। चलो आगे, नेवरदलेस ही वाज इल। लोग बीमार होते हैं तो क्या करते हैं, जाते नहीं, घर बैठ जाते हैं। कई तो बुखार को और इनवाइट करते हैं, कम ऑन ओ माय डियर फीवर, कम ऑन, रजाई उत्ते, आई एम थल्ले। तो क्या उसको खिलाते। अब ही वाज इल, नेवरदलेस ही वेंट देयर, फिर भी वो वहां चला गया, चाहे वो बीमार था। ओनली ही वाज ऑल राइट, वैसे तो ठीक ठाक था। अरे एक कोई गल थी क्या, ही वाज फटीग्ड, वो थका हुआ था। कहता जी एक बात है, एक्सीडेंट में तो बच गया, एक्सीडेंट से बच गया, ठीक है। एक और आया, कहना नहीं नहीं होए, मर गया, आंख बच गई। अरे मर गया, अब आपका क्या करेगा। हाँ है मरने के बाद भी आग की मुक्कत है। पता क्या है, यू कैन गिफ्ट योर आई फॉर समवन एल्स। नेत्रदान महादान, कन्यादान महादान, और रक्तदान महादान, ये दान। अब है आगे दान कुछ और थे। अब दान की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुसार और गवर्नमेंट के अनुसार ये है। अब आइए, बस थका हुआ था। वाइल ही वॉज हैप्पी, वाइल शी वॉज सैड, वो तो खुश था जबकि वो क्या थी, उदास थी। पीपल हेल्प अदर्स, अरे लोग दूसरों की सहायता करते हैं यार, पर मेरी किस्मत देखो। वाइल ही हैज डिसीव्ड मी, जबकि उसने मुझे धोखा दिया, है ना गलत सी बात। आगे अल्टरनेटिव कंजंक्शन, या हे कर या वो कर, है अक्कड़ बक्कड़ भम्बा भो चल। ओ अल्टरनेटिव कैसे, कहता है डू और डाई, कर या मर, करो या मरो, ये इसमें आर अल्टरनेटिव है। इधर कम हियर और गो देयर, या यहाँ या वहां जा। इधर बुद्ध बन के खड़ा क्यों हो गया, इधर गो देयर और कम, इधर कम हियर और गो देयर। आगे नीदर नाइदर कम हियर नॉर गो देयर, कीप स्टैंडिंग, खड़ा रहे, ना उधर जा ना इधर जा ना, अदरवाइज एल्स और आर, तीनों लग जाते हैं। व्हाट फास्ट, अरे तेज चल, अदरवाइज एल्स आर यू विल मिस द ट्रेन, गाड़ी से छूट जाएगा। आगे सर इलेटिव कंजंक्शन, ये क्या करते हैं, थोड़ा व्याख्या से करते हैं। कैसे, देयरफॉर या सो ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने मेहनत नहीं की। देयरफॉर या सो ही फेल्ड, इसलिए की होया फेल हो गया। चलो, फॉर आई कैन नॉट सी एनीथिंग, फॉर इट इज वेरी डार्क। ये फॉर, बिकॉज और सिंस, तीनों का प्रयोग जरा ध्यान से देखा करो। वो उस एमपीटी गाइड में जिसको तुम खरीद लेते हो, पढ़ते नहीं। मेरे को तो एक ही बात है कि अनपढ़ पुस्तक दिया किताबा ढेर,
अनपढ़ बेटा हो ना किताबें बहुत ले लेगा, पर लेकिन किताब खरीद के पढ़ा करो। बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है एनपीडी में भी, सिंस, पार और विकास। आओ जी आगे आओ। ये कारण है पर लेकिन इलेटिव सेंस में है। आगे है जी सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन ऑफ टाइम। वाह जी वाह, जो समय बताते हैं, एज, वाइल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, व्हेन, देन, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, टिल और सिंस। अंटिल नहीं बेटे, मैं अंटर को और तरह मानता हूँ। ऑफ टाइम देखो जी, इधर समझने वाली बात है। द ट्रेन स्टार्टेड एज आई रीच द स्टेशन। जो ही मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी चल, ठीक है। एज, वाइल, आई वॉज रनिंग टू द प्लेटफॉर्म। मैं प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ा जा रहा था, और क्या हो रहा था, वाइल द ट्रेन वॉज गोइंग, गाड़ी भी जा रही थी। उधर गाड़ी जा रही, इधर हम भागे जा रहे, हम भागे जा रहे थे, गाड़ी जा रही थी, और नतीजा क्या निकला, टी टी फिश। गाड़ी निकल गई, टी मैं टी कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, मेरी आदत। अब बिफोर द ट्रेन हैड गॉन, गाड़ी जा चुकी थी। बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। आफ्टर आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंचा। दोनों बातें में देखो, उधर गाड़ी का जिक्र है वो आफ्टर के साथ, इधर मेरा जिक्र है तो गाड़ी का जिक्र है बिफोर के साथ, और मेरा जिक्र है आफ्टर के साथ। आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन, बात वही है। तो अब है मैं पहुंचा गाड़ी जाने के बाद। एज सून एज, अब ये बड़े अच्छे फिक्रे हैं, तीन के तीन, तीन के तीन, तीन 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 नौ, तीन 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 के तीन। एज सून एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड, एक तो ये है। और दूसरा, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। और तीसरा, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। लिंक कर मैं ये एक फिक्रा धड़ाके के साथ आ ही जाता कहीं ना कहीं। सुनो, हार्डली पहला, एज सून एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड, जो ही मैं गाड़ी स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी चलती। हार्डली स्किर्सली हैड आई रीच द स्टेशन, मुश्किल से मैं स्टेशन पर पहुंचा ही था जबकि गाड़ी चलती। मैंने इसमें, और नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन, बस मेरा स्टेशन पर पहुंचना हुआ ही था तो क्या हो गया, कि गाड़ी चल दी, द ट्रेन स्टार्टेड, गाड़ी चल दी, मैं पहुंचा। बात तो एक ही है पर लेकिन तीन ढंग से कही है, ठीक है। अब आइए जी, सो एज लॉन्ग एज, गो ऑन रनिंग, और आप भागे जा, एज लॉन्ग एज द ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द स्टेशन, जब तक के गाड़ी स्टेशन पर खड़ी, तब तो भाग ले, पकड़ लेगा। और अब सुनो, सो लॉन्ग एज द ट्रेन विल नॉट गो, गाड़ी नहीं जाएगी। ये रेलवे वाले कहते हैं कि सो लॉन्ग एज द ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द नेक्स्ट स्टेशन, जब तक कि अगली गाड़ी अगले स्टेशन पर खड़ी है। सावधान, प्लेटफॉर्म पर भी इंतजार करिए, वो तो चलेगी कि असी इतो चलांगे, ठीक है, समझ आई। सो लॉन्ग एज, जब तक के वो थे खड़ोती, हम लोग तब लग इतने खड़ोते, ठीक है, सो लॉन्ग एज। और एज लॉन्ग एज, भागे जा जब तक के गाड़ी खड़ी। फिक्रे याद करने पड़ते हैं, ऐसे ही मिलते जुलती सेंस के फिक्रे होते हैं, और तुम कहते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। टिल, वेट हियर टिल आई कम, इंतजार कर जब तक के, अब देख, अब कहते हैं जी वेट हियर अंटिल आई कम, इसमें शर्त है, इंतजार कर जब तक आ ना जाऊं, मैं आ जाऊं उसके बाद जाना, ये कंडीशन है। अब ही हैड नॉट कम, ही हैज नॉट कम, वो नहीं आया है। कब से नहीं आया है, सिंस ही वेंट, जब से वो गया, ही वेंट टू गया, वो गया, ये एक शहर है गया, ही वेंट टू गया। पर लेकिन जब से गया दूसरा ऐसा गया फिर नहीं। चलो, cause or reason, because, since or as, समझो। I will not go, मैं नहीं जाऊंगा, because it is raining, क्योंकि वर्षा हो रही है, कारण बड़ा जोरदार है, वरना मैं भीग जाऊंगा, है, हाँ, कागज का बनाऊंगा। since it is raining, क्योंकि वर्षा हो रही है भाई, I shall not go, मैं नहीं जाऊंगा। इसमें थोड़ा कंपेयर करना
एक में ज्यादा है, एक में कम है। एज लेट अस गो देयर एज इट इज गेटिंग डार्क लेट। चलो जल्दी करो क्योंकि अभी अंधेरा हो रहा है। एक बात मेरी धारणा सुन लेना, बड़े मतलब की है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो बड़े राइटर्स के लिखे होते हैं और उनमें वो सेट मॉडल लगवाते हैं, सेट कंजंक्शन लगवाते हैं, मिलते जुलता। ऐसा एक आध वाक्य जरूर होता है हर एक के भाग्य में 20 नंबरों में से, जिसका एक नंबर लेना सबसे कठिन होता है, बाकी सब आसान है, बाकी चलते जाते हैं। वो एक वाक्य कौन सा होता है, वो सिर्फ सड़ों के लिए होता है, ये देखने के लिए कि 20 में से 20 अंक आए। आगे ऑफ इफेक्ट और रिजल्ट दैट ही वॉक्ड फास्ट, ही वॉक्ड सो फास्ट, वो इतना तेज चला, इतना तेज चला, तो क्या हुआ, दैट ही कॉट द ट्रेन, तो उसने गाड़ी पकड़ ली, तो दैट लग गया। लेस्ट वर्क फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, ये उसमें भी आ जाएगा, मॉडल में भी, कंजंक्शन में भी आ जाएगा। लेस्ट ऐसा ना हो कि गाड़ी से रह जाओ। ये कई लोग याद रहे कि प्राय लेखक इस लेस्ट वाले को आप पर्पस बांधते हैं। आप पर्पस दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ये एक खानदान है, दूसरा खानदान, ये इसी खानदान में तीनों लग सकते हैं। ही वॉक्ड फास्ट, वो तेज चला, दैट सो दैट इन ऑर्डर दैट ही माइट कैच द ट्रेन, ताकि वो गाड़ी को पकड़। अगर वॉक्ड होगा तो माइट होगा, और अगर ही वॉक्स होगा तो मे होगा, ही विल वॉक होगा तो मे होगा। ठीक है, अगर प्रिंसिपल क्लास सब पास्ट टेंस में होती है तो सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट टेंस में होती है। ठीक है जी। आप कंडीशन इफ अनलेस प्रोवाइडेड दैट वेदर और, सुनो, आप कंडीशन इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ यू वर्क हार्ड। कंडीशनल क्लास अगर वाक्य के शुरू में हो तो उसके बाद कामा होता है। सब एडवर्ब क्लास अगर पहले हो तो उसके कामा हो, और बाद में हो तो कोई जरूरत नहीं। अनलेस यू कैन नॉट पास, तू पास नहीं हो सकता अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक कि तू मेहनत नहीं करता। समझ आ गई। प्रोवाइडेड दैट यू विल पास, और पास तो हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट यू वर्क हार्ड, अरे बशर्ते कि तू काम करे, बशर्ते कि तू काम करे तो पास हो जाएगा। आगे ये बशर्ते है कि क्या करूं, मेरे को उर्दू का लफ्ज आता है, इसी तरह भाई शर्त इतनी है कि तू काम कर। ठीक है, आगे वेदर आर यू मस्ट लीव द रूम, तो जरूर कमरे को छोड़ दे, वेदर यू लाइक इट और नॉट, तू इसे पसंद करता है या नहीं करता, बाहर में गई ये बात, मैं छोड़ना नहीं चाहता, मेरे पास समय नहीं, छोड़ दे कमरे को। तो ये क्या, वेदर यू लाइक इट और नॉट, वेदर और आर का जोड़ा है। अब जी ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट, दो, although, though yet, however, notwithstanding that, ये एडवर्ब क्लासेस भी साथ में हो रही हैं, और कोई पर्पस वाली है, कोई कंडीशन वाली है। अब ये है कंट्रास्ट वाली। ही इज रिच, वो दयालु है, दो इज रिच, चाहे वो अमीर है। वो बताया था ना कि आमतौर पर बेड़ा घर को ये अमीरों को कोई भी दयालु नहीं कर मानता, पर लेकिन एक बात बताऊं, हमारी संस्कृति ये कहती है कि जो भी अमीर है वो दयालु, दयावान है। वरना एक बात बता दूं, अमीर ज्यादा देर अमीर नहीं रह सकता अगर वो दयालु ना हो तो। जिस छत पे पतनाला ना हो वो छत अंदर जरूर गिरती है। वो धन जिसमें तुम कुछ दान ना करो वो धन हमेशा खत्म हो जाएगा। तो याद रखो कि ये जो है ना, ये फिक्र ऐसे ही बना रखा है, और इसमें क्या है कि क्या रखा है कि ही जो क्या है वो कायम मर गया भला पिया, ही इस कायम दो इज रिच, वो दयालु है चाहे वो अमीर है। दो although he is rich, या दो इज रिच yet he is kind, फिर भी आगे पहले में वो नहीं आया ना, इसमें लगा लिया। however he will fail, वो फेल होगा। ले शराब है नथा सिंह का कि however hard he may work, चाहे वो जितनी मेहनत कर ले वो फेल हो, तेरे हाथ में है। वैसे वो कहने वाले ने कह दिया पर लेकिन नो, लेबर नेवर गोज अनरिवार्डेड,
मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पर लेकिन ये अहंकारे का मारा कह रहा है ना कि हार्ड ही में वर्क, क्यों कि वो है डफर, बुत का बुत, पत्थर का पत्थर, ABCD नहीं आता, 10वीं पहुंच गया, नकल मार के 8वीं में क्या करेगा, नहीं पास हो सकता। जा however hard he may work, notwithstanding that he was not refreshed, वो तरोताजा नहीं था। notwithstanding that he slept along, इस कारण से नहीं कि वो देर सोया था। अगर देर से सोया हो ना, देर तक सोया हो तो रिफ्रेश होना चाहिए ना, पर लेकिन वो फिर भी नहीं था। एक्सटेंट, अब देखो, ही इज चीट ओ पैराडाइज, जहां तक मैं जानता हूं वो धोखेबाज है, जहां तक मैं जानता हूं। आगे जी, अब मैनर एज मैन विल रीप एज दे सो, आदमी वैसा काटेंगे जैसा कि वो बोए। और एज अ सोल, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा तुम बोगे वैसा तुम काटोगे। एज यू सो के बाद कामा है, ये देखना मैनर पहले है। आप कंपैरिजन एज ही इज एज डिसऑनेस्ट एज हिज ब्रदर, वो उतना ही बेईमान है जितना के उसका न लेते जल है, दोनों एक जैसे, नो लेस देन। ही इज डिसऑनेस्ट, बेईमान है, नो लेस देन हिज ब्रदर, भाई से कम नहीं है, वो भी बेईमान, वो भी। उसको हम इस तरह भी कहते हैं। ऑफ एपोजिशन, आई टोल्ड हिम दैट आई हैड बीन देयर, मैंने उसको बताया कि मैं वहां था। यहां पर जरा समझ लेना एक बात कि ये असल में आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, असल वाक्य क्या है, ये इनडायरेक्ट है। आई सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, आई वाज देयर, मैं वहां था, इसका इनडायरेक्ट बन गया आई टोल्ड। हाँ, हेयर कर, अगर देर हो तो देर का देर नहीं रहेगा, तो जरूर मेरे से हेयर करवाएगी यहाँ ना, देर का देर भी रह सकता। आई टोल्ड हिम दैट आई हैड बीन देयर। अब आ जाओ जी, ऑफ इंट्रोडक्शन, दैट ही इज ऑनेस्ट इज ट्रू। इसमें प्रिंसिपल क्या है, दैट ही इज डिसऑनेस्ट, दैट ही इज डिसऑनेस्ट इज ट्रू, ये सत्य है कि वो बेईमान। तो ये इंट्रोडक्शन के लिए दैट लगता। नोट, रिलेटिव प्रोनाउन कौन से, हु। दिस इज द बॉय हु किल्ड द स्नेक, ये वो लड़का है जिसने सांप को मारा। दिस इज द बॉय हुम आई लव, ये वो लड़का है जिसे मैं प्यार करता हूं, हुम आएगा। दिस इज द बॉय हुज बुक हैज बीन स्टोलन, ये वो लड़का है जिसकी किताब चोरी हो गई है। हु, हुज और हुम, ये भी क्या है, लिंकर। आगे रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग प्रोग्रेसिव इंग्लिश ग्रामर से पढ़ो ना चौथा लेतो ना कि रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या, ये बिकॉज वाले, वेयर वाले। तो अब ये छोड़ दो, आई टीच हिम बिकॉज ही रिस्पेक्ट, ठीक है। गो, जाओ, वेयर ही लिव्स, जाओ, गो टू द प्लेस वेयर ही लिव्स। जो अर्थ का अर्थ में भिन्नता है। तो अब देखिए, अब आइएगा जहां पर नॉन फाइनाइट का लिंकर के रूप में प्रयोग इसी पुस्तक के लेसन नंबर 8 में। अभी मैं नॉन फाइनाइट को थोड़ा डिटेल में करता हूं और एक बार और करवाऊंगा। तो अभी टॉपिक हमारा कौन सा खत्म हो गया, लिंकर। और लिंकर के बाद क्या है, मॉडल। पांचवा लिंकर और छठा मॉडल, और मॉडल के बाद नॉन फाइनाइट।